नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आज की चर्चा में रिपोर्ट्स, राष्ट्रीय नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और भी बहुत कुछ शामिल हैं। तो मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझना है कि इसका मतलब क्या है। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक सूचकांकों की, मतलब वो पैमाने जिन पर दुनिया हमें देखती है। जी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 आ गया है और इसमें भारत की रैंक 91 है। हाँ, 91वीं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भारत का स्कोर 100 में से 39 है। अच्छा, पिछले साल हम 96वें स्थान पर थे, तो 5 पायदान का सुधार तो हुआ है। हाँ, सुधार जरूर है, लेकिन यहाँ हमें स्कोर पर भी ध्यान देना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 50 से नीचे का कोई भी स्कोर गंभीर भ्रष्टाचार की समस्या को दिखाता है। ओ अच्छा, तो सुधार के बावजूद मंजिल अभी भी दूर है। बिल्कुल। और हमें ये भी देखना होगा कि डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर जैसे देश जो टॉप पर हैं, वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं। सही बात है। ये तो हुई वित्तीय पारदर्शिता की बात। अब जरा सामाजिक सूचकांकों पर आते हैं। विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 25-26, इसमें भारत को 131वां स्थान मिला है। जी, 131st। ये रैंक तो मतलब काफी चिंताजनक लगती है। हाँ, ये वाकई गंभीर आंकड़ा है और इस सूचकांक को समझना जरूरी है। ये सिर्फ महिलाओं के खिलाफ अपराध को नहीं मापता। अच्छा जी, ये देखता है कि समाज में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, उन्हें न्याय कितना सुलभ है और उनके लिए सुरक्षित माहौल कैसा है। हाँ, भारत का स्कोर 0.607 है, जो दिखाता है कि इन सभी पैमानों पर हमें बहुत सुधार की जरूरत है। और जब हम इसकी तुलना दूसरे देशों से करते हैं तो तस्वीर और साफ होती है। सूची में सबसे ऊपर डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे जैसे देश हैं और दूसरी तरफ सूची में सबसे नीचे अफगानिस्तान है। तो भारत की 131वीं रैंक हमें इन दो छोरों के बीच हमारी स्थिति दिखाती है। बिल्कुल। तो वैश्विक मंच पर हमारी छवि मिली जुली है। अब देखते हैं कि देश के अंदर क्या चल रहा है। वंदे मातरम को लेकर एक बड़ा नीतिगत बदलाव हुआ है। जी, गृह मंत्रालय ने 2026 से नए नियम जारी किए हैं और ये एक बड़ा बदलाव है। क्या बदलाव है? अब तक हम वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंद गाते थे, लेकिन नए नियम के अनुसार अब इसके सभी 6 छंद गाना अनिवार्य होगा। सभी 6 छंद? इसकी अवधि तो काफी बढ़ जाएगी फिर। हाँ, अनुमान है कि पूरे 6 छंद गाने में लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगेगा। और इसके क्रम को लेकर भी कुछ कहा गया है? हाँ, ये भी स्पष्ट किया गया है कि अगर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाए जाने हैं तो क्रम में पहले वंदे मातरम होगा और उसके बाद जनगण मन। और हाँ, इसके लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये नाम भी याद रखना जरूरी है। ये वाकई एक बड़ा बदलाव है। अब राष्ट्रीय पहचान से हटकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। सरकार ने जीडीपी मापने का पैमाना ही बदल दिया है। भाषा में मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि आप अपनी गाड़ी का माइलेज चेक कर रहे हैं। अगर आप 10 साल पुरानी सड़क के हिसाब से आज की नई कार का माइलेज मापेंगे तो सही तस्वीर नहीं मिलेगी। अच्छा। पुराना आधार वर्ष था 2011-12। तब से अब तक हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ बदल गया है। सबसे बड़ा बदलाव है डिजिटल इकोनॉमी, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी एप्स, ये सब। बिल्कुल। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, गिग इकोनॉमी, ये सब 2011-12 में इतने बड़े नहीं थे। आज ये खरबों का बाजार है। तो नया आधार वर्ष क्या है? नया आधार वर्ष है 2022-23, जो फरवरी 2026 से लागू हो गया है। ये इन सभी नए सेक्टरों के योगदान को जीडीपी में सही ढंग से शामिल करेगा। और इसका असर सिर्फ जीडीपी पर होगा? नहीं, ये सीपीआई यानी महंगाई, आईआईपी यानी औद्योगिक उत्पादन और डब्ल्यूपीआई यानी थोक महंगाई, इन सब की गणना को प्रभावित करेगा। इससे हमें अर्थव्यवस्था की ज्यादा साफ और सच्ची तस्वीर मिलेगी। ठीक है, तो देश की आर्थिक तस्वीर को समझने का नजरिया बदल रहा है। अब जरा दुनिया में हो रही कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़ा चक्रवात आया है, साइक्लोन गेजानी। जी, और इसने मेडागास्कर में काफी तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा असर कहाँ हुआ? सबसे ज्यादा असर टोमासीना शहर पर पड़ा है, जो मेडागास्कर का एक प्रमुख बंदरगाह है। परीक्षा के दृष्टिकोण से चक्रवात का नाम, उसका क्षेत्र और प्रभावित देश, ये सब जरूरी हो जाता है। और मेडागास्कर की राजधानी? एंटानानरीवो, ये नाम भी याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। और इसी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत अपनी रणनीतिक सक्रियता भी बढ़ा रहा है। हाँ, भारत और थाईलैंड के बीच एक संयुक्त वायु अभ्यास हुआ है। कहाँ हुआ ये? और यही बात इसे खास बनाती है। ये हुआ है मलक्का जलडमरू मध्य में।
अच्छा, मलक्का स्ट्रेट में। जी, ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। इसे आप एक समुद्री हाईवे का चोक पॉइंट समझ सकते हैं। चोक पॉइंट का मतलब अगर यहाँ कोई गड़बड़ी हो तो दुनिया भर का एकदम सही। व्यापार प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल। तो इस क्षेत्र में भारत और थाईलैंड का संयुक्त अभ्यास सिर्फ एक सैन्य गतिविधि नहीं है, ये एक संदेश भी है। और इसका एक और मकसद इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना भी तो होता है। बिल्कुल, यानी दोनों देशों की वायु सेनाएं एक दूसरे के सिस्टम के साथ कितनी आसानी से काम कर सकती हैं, इसका अभ्यास करना। बहुत दिलचस्प। चलिए अब सैन्य रणनीति से हटकर कुछ प्रेरक कहानियों की ओर बढ़ते हैं। चैंग ग्रैंडल मानवीय पुरस्कार 2026 की घोषणा हुई है। जी, और ये पुरस्कार 2 भारतीय नेत्र सर्जनों को मिला है, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश। ये पुरस्कार कौन देता है? ये ASCRS फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जो अमेरिका की एक प्रतिष्ठित संस्था है। अच्छा, और ये सम्मान उन्हें मोतियाबिंद के रोकथाम और नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में उनके असाधारण मानवीय कार्यों के लिए दिया गया है। ये डॉक्टर उन समुदायों में काम करते हैं जहां लोगों के पास आंखों के इलाज की अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। ये वाकई प्रेरणादायक है। हाँ। और उत्कृष्टता के ऐसे ही एक और क्षेत्र यानी खेल की बात करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में एक भारतीय खिलाड़ी ने रिकॉर्ड बनाया है। हाँ। और ये रिकॉर्ड बनाया है विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने। हाँ। क्या रिकॉर्ड है? उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। सबसे तेज? कितनी गेंदों में? सिर्फ 20 गेंदों में 50 रन, नामीबिया के खिलाफ। सिर्फ 20 गेंदे? ये तो कमाल है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक व्यक्तिगत रिकॉर्ड नहीं है, ये T20 क्रिकेट के बदलते स्वरूप को भी दिखाता है। और अंत में एक किताब जो इन दिनों काफी चर्चा में है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। जी, और इसके लेखक भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, हमारे पूर्व सेना प्रमुख। हाँ, जब इतने ऊंचे पद पर रहा कोई व्यक्ति अपनी कहानी लिखता है तो वो सिर्फ एक आत्मकथा नहीं होती, बल्कि हाल के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाती है। और इसके चर्चा में रहने की कोई खास वजह? इसकी खास वजह यह है कि इस किताब के कुछ हिस्सों पर हाल ही में संसद में भी चर्चा हुई। जनरल नरवणे ने अपनी किताब में कुछ सैन्य अभियानों और नीतिगत फैसलों के पीछे की अनकही कहानियों का जिक्र किया है। अच्छा। और यही बात इसे विवादास्पद और साथ ही बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। इसका प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने किया है। तो ये थे आज के कुछ मुख्य बिंदु, रिपोर्ट्स और रैंकिंग, राष्ट्रीय नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और रक्षा, खेल व पुरस्कार से जुड़ी खबरें। आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि चाहे वो आर्थिक संकेतकों में बदलाव हो या अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों में भारत की स्थिति, हर पहलू पर नजर रखना जरूरी है। और ये सोचना भी दिलचस्प होगा कि GDP के आधार वर्ष में बदलाव का आम आदमी पर लंबी अवधि में क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और करंट अफेयर्स डीप डाइव को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।